खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज एक बहुत ही दिलचस्प, शानदार, संजीदा इंसान से मिलवाने जा रहा हूं। आपने टीवी डिबेट्स देखे होंगे, बड़े बड़े आलोचक वहां बैठते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, पीएचडी किए हुए होते हैं, और वो आलोचक होते हैं जो सरकार और व्यवस्था की आलोचना करते हैं, जो कि संविधान इसका अधिकार देता है। लेकिन आज मैं एक शानदार आलोचक से मिलवाने जा रहा हूं आपको, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, 10वीं पास है और छोटे मोटे व्यवसाय कर अपना जीवन यापन करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बेटी लॉ पढ़ रही है, दूसरी बेटी मेडिकल की तैयारी कर रही है, विभाग लिखते हैं, बोलते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। नाम है बालेंद्र सहनी। बालेंद्र सहनी बिहार के रहने वाले हैं और आप जानते हैं कि बिहार के लोग की तल्ख टिप्पणी वैसे भी राजनीति पे बहुत ही मजबूत और जानदार होती है। स्वागत है बालेंद्र आपका अम्बेडकर नामा में। जोर से बोलिए, ऐसे कैसे होगा आवाज? नमस्कार सर। हाँ, और अम्बेडकर नामा देखते हैं? हाँ, देखते हैं सर, बिल्कुल देखते हैं। और आवाज में खाना खा के नहीं आए? नहीं, सही है, है? सही आवाज जा रहा है। मेरी आवाज देखिए कैसे आ रहा है, टन टन। मछली वाला आवाज नहीं आ रहा है अभी। तो चलिए, अब ऐसा है, बहुत सारे मुद्दे पे आपसे बात करूं। पूछा जाए सर कि मोदी जी अगर तपस्या कर रहे हैं, जाके तपस्वी बन रहे हैं, या 55 कैमरा लगा के वो गंगा स्नान कर रहे हैं, वहां पर अच्छा फोटो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, इससे आपको क्या परेशानी, क्या समस्या है? समस्या तो इसको नहीं है हमारे को, समस्या तो जिनको है वो डुबकी लगा रहे हैं उनको। अच्छा। हाँ, जो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं दिसंबर में, और जो आदमी हीटर की पानी से, गर्म पानी से नहाते हैं, वो आदमी जाकर के सबसे सर्दी के दिन में, दिसंबर सबसे सर्द दिन होता है, वैज्ञानिक भी मानता है। अच्छा। सरकारी छुट्टी रहती है, स्कूलों का छुट्टी रहती है, जुडिशियली छुट्टी रहती है, उसमें जाकर के गंगा में जो डुबकी लगा रहा है, उस व्यक्ति की परेशानी है, परेशानी हमें नहीं है। अच्छा, और घर में ठंडा पानी से नहीं नहाते? पता कैसे आपको? गीजर लगा हुआ? एक तो आज के हाल से देख लीजिए कि 100 रुपये का रड आता है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, वो लकड़ी पे गर्म कर लेता है पानी। हाँ। और वो नहा लेता है गर्म पानी से। नहीं तो गंगा में तो पानी गर्म रहता है, ठंडा तो दिल्ली में रहता है। पानी गंगा में गर्म तहाँ रहता है ना जहाँ से निकलती है गंगा। ये नहीं कि आके आप काशी में चले जाएंगे, पटना में आपको गर्म पानी मिलेगा, ऐसा नहीं है। पानी वही गर्म रहती है जहाँ से निकलती है गंगा। लेकिन आते 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 उसका वो पावर खत्म हो जाता है ना। तपस्या भी जब वो कर रहे थे वो, तो आपको परेशानी हो रही थी? प्रधानमंत्री है भाई, उनको तपस्या करने का भी अधिकार संविधान ही देता है। सर, तपस्या किसी चीज को प्राप्ति के लिए किया जाता है। हाँ। लेकिन आप तपस्या कर रहे हैं, आपका पूरा परिवार मर जाता है, तो आप तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? 750 किसान मर गया, तो आप तपस्या किसके मरने के लिए कर रहे थे, या देश की भला के लिए कर रहे थे, या तपस्या का मकसद क्या था आपका? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अपनी तपस्या का मकसद बताइए। आपने माफी मांग लिया, आप किसी आदमी की हम हत्या कर दे और माफी मांग ले, तो वो लौट के आ जाएगा? नहीं। तो नहीं आएगा तो आपकी तपस्या का फायदा क्या हुआ? 750 किसान मरने के बाद आप क्यों माफी मांगे, और फिर तपस्या काहे से आ गया? ये काम नेक्स्ट डे होना था ना, जैसे आज बैठे हम धरना पे, अब कल आप आ जाते हैं कि हाथ जोड़ रहा हूँ आपको, आप मेरे किसान हो, माँ बाप हो, भाई हो, परिवार के लोग हो, आ जाओ। आपने वोट दिया और हम प्रधानमंत्री बने, हम चाय बेचते थे और आप किसानगिरी करते थे, तो हम भाईचारे निभाते ना। 750 मरने की तपस्या की आपने, कि आप किसका इंतजार कर रहे थे कि ये उठ के भग जाए? आज हम देख रहे हैं अखबार में कि उसमें दे रहा है कि जेसीबी मशीन को 15 दिन लग जाएंगे उसको हटाने में, उसको कंक्रीट और पत्थर को। कहाँ से? जो बॉर्डर पर लगा रखे थे इन्होंने। अच्छा, वहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो 15 दिन हटाने में लगेंगे, तो आप ये तो कोई बैटल ग्राउंड नहीं था ना, बॉर्डर नहीं था ना। ये तो देख लीजिए, को किसान बेचारे खाली हाथ से उसको कैसे पार करते? उनके साथ आपने कैसा व्यवहार किया कि जिसको जेसीबी मशीन को हटाने में जिस चीज को 15 दिन लग जाएंगे, रिपोर्ट है वहाँ के, रोड चालू नहीं हो पा रहा है, और वहाँ उस व्यक्ति से आप माफी मांग रहे हैं, उनकी तपस्या में अपने 750 लोगों की मृत्यु हो गई। नहीं तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ और सबका विकास, किसका साथ और किसका विकास? प्रधानमंत्री जी यहाँ बता दीजिए कि हमने किसका विकास किया? स्टूडेंट का किए? विद्यार्थी, हमारा ट्रांसपोर्टिंग का काम है, आए दिन विद्यार्थी दिल्ली छोड़ के और जाते हैं, कहते हैं कि मेरा एज एक्सपायर हो गया, और जब तक मोदी जी रहेंगे हमारा नौकरी लगेगा नहीं, तो माँ बाप के ऊपर हम क्यों ऋण बने? हम जा रहे हैं, राशन की दुकान करेंगे, मछली पालन करेंगे, कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करेंगे, क्योंकि एज एक्सपायर होने के बाद भी यही काम करना है, तो हम पहले से एक्सपेरिमेंट करेंगे ना।
तो पढ़ाई करने के बाद भी उनको लग रहा है कि हम जहाँ के हैं वहाँ चलो अब, तो ये है। तो चलिए, तो छात्र परेशान है, भाई परेशान, नौजवान परेशान, बिजनेसमैन परेशान है। और आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं? हाँ, ट्रांसपोर्टिंग है, हमारा अपना भी व्यवसाय है। अच्छा। और दूसरा ये बनारस जाते हैं तो बनारस के हमने विद्यार्थियों से बात करी, वो कहते हैं कि मोदी जी जाते हैं तो जाने से 10 दिन पहले वहाँ का लोगों का रोजी जो है ना, रोड के ऊपर जो रेडी पटरी लगाने वाले छोटे खोमचे उनको नजरबंद कर दिया जाता है। अच्छा। क्यों? कि प्रधानमंत्री जी यहाँ लैंड करने वाले हैं, और उस बेचारे को ऐसा कर दिया जाता है कि वो बोल नहीं सकते, क्योंकि मीडिया तो इनका है ही, अपना हाईजेक हुआ पड़ा है। इनका खबर कौन दिखाता है? वो आदमी जो रेडी पटरी लगा के वहाँ भोजन व्यवसाय अपना कर रहा है, परिवार को कर रहा है, रोजी रोटी का रोजगार, उसके बारे में कौन सोचेगा? वो साफ पुलिस वाला आता है, कहता कि हटाओ यहाँ से, क्यों? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्यों? हमको इसको चाइना जैसा दिखाना है, पूरा क्लीन दिखाना है कि मोदी जी का ये बनारस है। नहीं तो उस समय तो लोग तो कह रहे हैं, फील गुड कर रहे हैं, कह रहे हैं वोट तो दे ही रहे हैं। किसको फील गुड कर रहे हैं? नहीं तो लोग तो वोट दे रहे हैं ना, वोट दे रहे हैं ना। हाँ। ले रहे हैं, वो तो अभी पता चलेगा ना जब अखिलेश जी चुनाव जीत जाएंगे तो। पक्का? हाँ, 100 इन्फॉर्मेशन है सर, 100 सीट से ऊपर नहीं आएगा इनका, बीजेपी का। हाँ। मोदी और शाह तो कह रहे हैं कि 300 पार करेंगे। शाह जी तो पूरा देश में जीत रहे हैं, तो बंगाल में भी जीत गए थे जाके। हाँ, इनके साथ तो सारा वो लगा है ना, ईडी, सीबीआई और जो उनका अधिकारी है सब लगा हुआ है चुनाव। इतना आप बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? किससे डर लगेगा सर, हम तो सच गाड़ी बंद कर देगा? नहीं, गाड़ी बंद कर दीजिएगा, हमारे पास संविधानिक संस्था है ना। हाँ। आपने लाइसेंस दिया है। हाँ। आपने परमिशन दिया है, हम टैक्स भरते हैं, सारा सिस्टमेटिक है, आप कैसे बंद कर दीजिएगा? देश पे आपका कब्जा है क्या? नहीं, बंद तो कर सकते हैं, उठा के बंद कर दें। किस आधार पे? आपका ऐसे ही ऐसे कर देंगे तो कोर्ट नहीं बैठा है क्या? अच्छा, कोर्ट नहीं बैठा है, उसके कोर्ट में आप लड़ लेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? हमारे पास संवैधानिक संस्था नहीं है क्या? बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया है वो किस लिए दिया, हम किस दिन प्रयोग करेंगे? हाँ? अच्छा, बाबा साहब को आप सुनते हैं? अम्बेडकर खूब सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। जब हम 10वीं पास किए 94 में, 94 में, तब से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, तब से जुड़ा हूँ। और हम लोग सब पे रहे हैं, और जब हमने करा है, काम किया है। तो आप सहनी है, और बिहार में मल्लाह समुदाय के समुदाय से है, और हमारे अति पिछड़े में है, अति पिछड़े में है। दिल्ली में यहाँ पे अनुसूचित जाति में है। हाँ। लेकिन आपके समुदाय के लोग तो सब बीजेपी के साथ अलायंस है। ऐसा है सर, हमारे यहाँ एक होता है बिहुला होता है ना। हाँ। तो बिहुला में एक होती है फुआ। हाँ। यहाँ देख के समझाइए, लोगों को समझ में। फुआ जो है वो अपने भतीजे की हत्या करवा देता है। तो उसमें कहानी है, मतलब जैसे चलता आ रहा है सदियों से पूरा, हम लोग को तो उसके बारे में इतिहास नहीं पता कि फैक्ट है कि क्या है, ड्रामा टाइप का है। तो उसमें एक सांप लेके घूमता है, वो शंकर भगवान का रोल किए हुए रहता है सांप, जिसको कोबरा बोलते हैं, विषैला होता है, लेकिन उसका दांत निकाल देते हैं लोग, वो किसी को काटता नहीं है। तो हमारे समुदाय के भी लोग, या हमारे ओबीसी से या एससी से जो नेता है भाजपा में मंत्री, उनका भी दांत निकाला हुआ है। वो दांत जो है, वो जब दांत निकल जाता है तो वो जो दांत निकलने के बाद वो कोबरा अपने आप 6 महीना बाद, साल भर बाद मर जाता है। तो वही हमारे समुदाय के नेता है, ये बीजेपी में आए हैं और ये अपने आप मर जाएंगे, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये शानदार बहस में 2 हमारे ऑडियंस भी हैं, मयंक और विवेक राज। मेरा एक सवाल है, मैं थोड़ा एक्टिव ऑडियंस मैं अपने आप को मानूंगा। आप जैसे आपने उनकी बात करी, लेकिन आपको लगता होगा कि जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जीतेगी या जो भी है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, समुदाय की विशेष क्या कर, मुझे नहीं पता कि आपका उस वहां से कितना क्या काम रह गया है, सीधा सवाल पूछिए। लेकिन उनसे आपकी डिमांड क्या है, एक समुदाय की, उस पर क्या मांग आप समझते हैं, क्या आपकी उम्मीदें कि, और वो किस तरह से उस समुदाय के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? देखिए, आप समुदाय पे जाएंगे या हमारी बिरादरी पे जाएंगे या मेरे उस पे, तो ये विवाद मतलब विचार तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि हमारे समुदाय में फूलन देवी आती है। तो फूलन देवी के साथ जो घटना हुई बर्बर, आज इतिहास के सर प्रोफेसर हैं, कोई बता दीजिए कि फूलन देवी जैसा बलात्कार किसी को हुआ हो। और सबसे पहला बलात्कार किसका? फूलन देवी का हुआ, जो बर्बर था। और बर्बर के जो बलात्कारी थे वो किस परिवार से थे, वो किस समाज से थे? ठाकुर से थे, है ना। और वो आदमी जो राणा मारने वाला, हत्या करने वाला है, वो बीजेपी पार्टी में है, बीजेपी उसको संरक्षण देती है। इस पे अभी मुकेश सहनी हमारे बिहार के मंत्री हैं, अब वो गए मूर्ति लेकर के योगी जी के हाथ, उनको होटल में ही बंद कर दिया, एयरपोर्ट पे यहाँ होटल में उतरा और कहा कि आपको चाय नाश्ता है, हाँ, उनको बंद कर दिया। वो बिहार में भाजपा को सरकार बनाए हुए है, बिहार में वही व्यक्ति की बदौलत भाजपा मंत्री है, सरकार है, सत्ता में वहाँ।
उसके बाद और भी हमारे आते हैं अजय निषाद, मुजफ्फरपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है। तो उन्होंने आवाज उठाया, मोदी जी से मिला, अमित शाह जी से मिला, या किसी भी अपने समुदाय से बोला कि आप लोगों की हकमारी हो रही है या आप लोगों की समुदाय के लोगों के साथ ऐसा हुआ। फूलन देवी हथियार उठाया, अगर उस समय कोर्ट जुडिशियली फिर रहती तो क्या उसके साथ इंसाफ मिलता है? हथियार उठाना हम किसी की नहीं करते कि हथियार आप उठा लो, लेकिन उसके साथ विकल्प क्या था? अभी देखिए, ये अम्बेडकरनामा की ही एक मुहिम है कि जहां पे छात्र हमारे सेलिब्रिटी होते हैं, रिसोर्स पर्सन होते हैं, आमजन वो हमारे सेलिब्रिटी होते हैं, रिसोर्स पर्सन होते हैं। इसलिए आज इस खास मुलाकात में मेरे साथ बलेंदर है। पूरा वीडियो देखते रहिए और इसको शेयर करते रहिए कि कैसे एक आम आदमी व्यवस्था की आलोचना कैसे करता है। पूरा वीडियो देखना है, शेयर करता है। अभी चर्चा जारी है और आज हमारे सेलिब्रिटी बलेंदर सनी है। 2 वकील, मयंक LLM कर रहे हैं टिस से और विवेक राज लॉ फैकल्टी से LLB कर रहे हैं। 2 हमारे साथ और सवाल भी पूछेंगे और देखते हैं कि आज बलेंदर जो कि महज 10वीं पास है और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं छोटा मोटा, कैसे इन सवालों का सामना करते हैं। आइए चलिए शुरू कीजिए विवेक। तो यही जो आपने बात फूलन देवी की बात करी, मैं अपना विचार इस पर नहीं रखूंगा। मेरा विचार भी, सवाल पूछिए, अलग है। ओपिनियन आज नहीं है आपका, ओपिनियन इनका है आज। समझिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जैसे क्या मांग बताइए आपकी, क्या होना चाहिए, क्या इससे आपके समाज, जो लोग आपसे जुड़े हुए, उनकी दैनिक जीवन में तब्दीली आ सकती है। मांग की बात आपसे करूं तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप इंसान के पास सबसे बड़ा इस समय आत्मसम्मान होना चाहिए। चाहे किसी भी, बाबा साहब ने तो उस पर पूरी, चाहे वो जीवन ही उनका अमीर हो या गरीब हो, हर आदमी सम्मान की जिंदगी जीना चाहता है। बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई, इसके नीचे कोट भी यही लिखा हुआ है। तो अच्छा, अब इस पे आ जाइए। तो जिस फूलन देवी को आप आइडियोलॉजी मानते हैं और उसकी आप मूर्ति लगाने जाते हैं, या हम चाहते हैं कि हम इसको सम्मान करें, और आप उस व्यक्ति की सम्मान नहीं करने दे रहे हैं, तो आपकी सम्मान बचा कहाँ? जब आप मुकेश, मतलब कहने का मतलब ये है कि मुकेश सहनी फूलन देवी को अपना आदर्श मानते हैं। हाँ, आदर्श उसकी मूर्ति लेके गए थे और वहाँ पे योगी ने बंद कर दिया वो एयरपोर्ट पे ही, और गायब भी हो गया मैटर ही। हाँ, मैटर गायब हो गया और उसी पार्टी के साथ उनका अलायंस और सरकार चला रहा है। तो ये बिना दांत वाला कोबरा लो। हाँ, ये बिहुला वाले कोबरा है। बिहुला वाले ये मतलब सिर्फ आप सीन दिखा सकते हैं, डंक नहीं मार सकते, जहर नहीं छोड़ सकते, बिहुला है। बिहुला वाला। अच्छा एक बताइए, हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो सबको सुई लगवा दिया, वैक्सीन लगवा दिया, वो वैक्सीनेशन करा दिया और सबको करोड़ों में चला गया। तो उनके, हम फिर पुराने सवाल पे आते हैं, उनको तपस्या से आपको क्या दिक्कत है? तपस्या यही है सर कि तपस्या आपके इस धरती पे बुद्ध भगवान ने भी किया। हाँ। स्वामी विवेकानंद जी ने भी किया। हाँ, तो उधर देख के बोलिए ना आप, और दूसरा जान लीजिए कि हमने ये भी सुना है कि तपस्या से गंगा निकली है। हाँ। निकला है ना। तो आप इन लोगों की तपस्या तो देख रहा है दुनिया, विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, आइडियोलॉजी है, लेकिन आपकी तपस्या का आइडियोलॉजी बता दीजिए। क्या प्रधानमंत्री थे, आपने तपस्या किया तो 750 लोग मर गए, तो हम भी क्या तपस्या करेंगे जिससे हमारा पूरा परिवार, पूरा खानदान मर जाए? लोगों ने तो देखिए ऐसा है, एक तो मतलब इस बात समझे कि पद यात्रा भी किया लोगों ने, नहीं पद यात्रा किया कि नहीं, हजारों किलोमीटर पैदल चल के गए, तो कम से कम बॉडी मेटाबॉलिज्म ठीक हो गया होगा, शुगर वुगर कम हो गया होगा, नहीं हुआ होगा ना? नहीं, शुगर कम हो गया। उस जो मजदूर गए थे ना 1000 किलोमीटर, उनके ना बॉडी में शुगर होता है और ना कोई बीमारी होता है। अच्छा। शुगर वाले तो अपने घर में ही घूमते हैं, चक्कर मारते हैं, उनके पास वो फुर्सत नहीं है कि 100 किलोमीटर चक्कर मार ले, वही चक्कर मार के मर जाएंगे। 1000 किलोमीटर वाले वो लोग गए हैं जो देश की रीढ़ की हड्डी है, ये देश के निर्माता है, निर्माण करते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, जो मजदूर है 10-10 ईंट लेके 6 मंजिल 5 मंजिल मकान बनवाते हैं आपका, उनको पास शुगर नहीं है। विवेक, आपके पास सवाल है कुछ? मेरा सवाल ये है कि जब मुकेश सहनी जी ने बिहार में राजनीति में आए और उन्होंने शुरुआत किया, तो उन्होंने जोर शोर से आरक्षण का मुद्दा उठाया था कि भाई अपने समाज, सन ऑफ मल्ला। थोड़ा तेज बोलिए आप, अभी 23 साल के हैं, मैं 50 साल का हूँ, बात समझिए आप। सन ऑफ मल्लाह और मल्लाहों को अपना अधिकार दिलाएंगे
और इनको आरक्षण, अब कहीं ना कहीं वो चीज खत्म होते जा रही है। जब से ये भाजपा के साथ गठबंधन किए, एनडीए के साथ, नीतीश कुमार के साथ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज खत्म हो जाए। तो आप इसको किस रूप में मतलब देखते हैं? ऐसा है सर, मुकेश साहनी जी सन ऑफ मल्लाह, इनको आकर के अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ा कि मैं मल्लाह हूँ। उनको ये लोगों में बताना पड़ा कि मैं मल्लाह हूँ और मैं मल्लाहों को आरक्षण दिलाने आया हूँ। मल्लाहों को आरक्षण तो दिला नहीं पाए, अपने आरक्षण में मंत्री बन गए। और मंत्री बन गए। और एक आदमी को बता दीजिए कि मुकेश सहनी अपने मार्फत से किसी की मल्लाह की बहन बेटी का शादी कराया हो, किसी का इलाज कराया हो, और कोई एक मल्लाह आकर के बोल दे कि हमारे मुकेश भैया और मुकेश सहनी जी मंत्री बनने से मेरा ये बेनिफिट हो। प्रश्न एक आदमी का, पूरा बिहार का तो आरक्षण ही भूल जाइए आप, पूरा बिहार का तो आरक्षण दिला ही नहीं सकते ना, इनके बस का है। ये तो इन्होंने अपने सत्ता में आने के लिए लोगों को एक किया, मनोपाल किया कि भाई आप हमारे तरफ आ जाओ, हम आपको सत्ता में आने दो मुझे, और हम जो है से आपको आरक्षण दिलाएंगे। नहीं सुना, एक बात तो हमने सुना है कि अभी सब जितना है सब आता है नेता से उसको मछली खिलाते हैं। मछली तो देखिए खिलाते हैं, वो तो मेरा अपना एक कर्म है। हाँ, हमको खिलाने में और दूसरे की सेवा करने में मजा आता है, इसलिए हम करते हैं। हमको आरक्षण चाहिए नहीं कि मुकेश सहनी जी हमको आरक्षण देंगे। हमको लड़ाई लड़ना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखा उसको बचाना है। अब हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या बात है, ये लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, इसलिए कहते हैं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स का डिबेट मत देखिए, आम जनता को कभी सेलिब्रिटी बनाइए। जो मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो बाबा साहेब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोलिए। अब रह गई बात दूसरा, अभी यूपी में आ जाइए, चुनाव में अजय वो जो संजय निषाद जी हैं, वो भी आरक्षण पे ही आए, बेटा को बना दिए सांसद और अपने बन गए MLC। एक बेटा है उनका डॉक्टर। अमित शाह जी का रैली करवाया, वहाँ योगी जी और पूरे यूपी के लोगों को बोला कि भाई आ जाओ, आरक्षण बट रहा है, चल 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 चल, आरक्षण बट रहा है, आजा। और सारे मलाह भाई हमारे वहाँ पहुँच गए। मिला क्या? अरे वहाँ मिला क्या, खाली कुर्सी उठा के पटके अपने सिर पे। और ये दोनों जो भाई गए थे दिल्ली से और ये वापिस आ गए। अब वो देखे कि भैया आप तो किसके मलाहे के बीच में बैठना खाना पीना है ना, सवाल पूछेगा हम जवाब क्या देंगे, तो कहे कि ठीक कि आप लोग कुर्सी फोड़ लिए, संतोष कीजिए, हम लड़ेंगे इसकी लड़ाई। ये लड़ाई लड़ेंगे, होना कुछ नहीं है। न ये आरक्षण बिहार में देने वाले हैं, न यूपी में देने वाले हैं। लेकिन आरक्षण के नाम पे जो दो परिवार है, मुकेश साहनी और इस डॉक्टर संजय निषाद, इनका मंत्री तो है ही, अब मंत्री भी है, बेटा डॉक्टर है, और इनका जय जय हो गया। अब इनको तो सरकारी पैसे से सारा कुछ होता रहेगा, VVIP में आ गए। इनका परिवार को आरक्षण की जरूरत है नहीं, जरूरत हमको था तो हम गए अपने सिर कुर्सी पर मारे, मिला कुछ नहीं है। पार्टी VVIP है। VVIP जी तो उनका है, कह रहे हैं कि वो VVIP है, उनकी पार्टी VIP है। अच्छा ये बताइए, अब चलिए, अब देखिए, आम जनता को कभी सेलिब्रिटी बनाइए और स्टूडियो में बैठाइए, तब पता लगेगा पूरा ग्राउंड रियलिटी। अब बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में क्या चल रहा है? सुने माझी जी आजकल कुछ जीव काटने का डाल दिया है। माझी जी सर क्या बोले हैं? माझी जी जो बोले हैं कि ब्राह्मण लोगों को हम बुलाते हैं, सत्यनारायण कथा करवाते हैं। तो सत्यनारायण कथा में ब्राह्मण लोग जो लिखते हैं आम, लीची, कटहर, अंगूर, सेव, संतरा, उसमें आता है दूध भी, और वो दूभी और हल्दी और पता नहीं क्या क्या आता है, वो सब लिखवाते हैं। तो वो अंगूर, सेव, संतरा तो पहले थैला में भर लेते हैं और आपके नाम छोड़ जाएंगे दूभी, आज जो भी खाने का चीज नहीं है ना वो छोड़ जाएंगे और धरेंगे थैला में, बोलेंगे जजमान हमको दीजिए दक्षिणा और हम चले। क्यों चले? कि हमको दूसरे जगह जाना है। तो कहता है मालिक कि भाई हमारे यहाँ भी आए पूजा पाठ करें तो कुछ खा लो। बोले नहीं नहीं जल्दी में है, उसका सब जोड़ जार के दे दीजिए आप। तो, हाँ, लेकिन माझी जी हाँ इसी बात को बोले हैं। लेकिन एक बिहार में भाषा है सला, हम लोग भी आपस में भाई में करते हैं तो बोला जाता है, वो भाषा है उसको मान लीजिए। दिल्ली में भी कुछ लोगों का कुछ भाषा है जो आदमी यूज करता है, लेकिन उसमें हम नहीं जाते कि क्या बोल दिए हो, लेकिन इसी शब्द को बोले हैं, पर्सनल झेले हैं तो बोले हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब रह गया जुबान काटने की बात आई है। जब दिल्ली में हम लोग रहते हैं तो देश के मंत्री यही जब दिल्ली में चुनाव था तो बोला कि भाई गोली मारो साले को, देश को, गद्दारों को। तो उस पे आपने कितना इनाम रखा, आपने कितना पुतला जलाया और कौन अपर कास्ट के लोग आए उनका विरोध किया। अभी अजय मिश्रा टोनी जो मंत्री है सरकार में, जो यहाँ बैठ रहा है, कहाँ आपका
पार्लियामेंट के बगल में जो मंत्रालय है उसमें वह व्यक्ति पत्रकार अवस्थी करके है कोई, तो उसका वो भी तो ब्राह्मण ही है। हाँ, गिरेवान पकड़ के और उसको कौन गाली देता है कि मीडिया सुना नहीं पा रहा है। माझी जी जो बोले वो तो मीडिया सुना रहा है कि साले बोल दिलो तोरा, लेकिन यहाँ टोनी जी जो बोले वो भी तो सुनाओ। तो टोनी जी का गाली कोई सुना दे, नहीं सुना रहा है, क्यों? ये जानते हैं कि हमको बचाना है, तो सारा अपर कास्ट मिला हुआ है कि टोनी को बचाओ, कपिल मिश्रा को बचाओ, जो यहाँ है कपिल मिश्रा तो नेता है आपका। हाँ, आपका नेता है इसमें बीजेपी में। आपका मतलब आप पार्टी का नहीं? ना वो तो आपका भी नेता रहा ना, मतलब आप विधानसभा वही आपका? ना हमारा तो नहीं है, हमारा तो ये तिमारपुर पड़ता है। अच्छा। तो अजय मिश्रा भी अशब्द बोला, कितने पुतला जलाया आपने, कितना इनाम रखा आपने, लेकिन माझी जी अनुराग ठाकुर भी बोला था। हाँ, वही ना मंत्री अनुराग ठाकुर की गोली मारो सालों का तो भाषा बोल दीजिएगा ना, तो पब्लिक समझ जाती है कि गोली मारो। तो योगी भी बोलते थे मुख्यमंत्री बनने से पहले कि कब्र खोद के निकाल लेंगे और बलात्कार होगा। भाई साहब, आप कब्र खोद के निकाल लेंगे, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ आपको कि आपका बुलडोजर भी चलाने में नाम आता है, तो टोनी मिश्रा के घर पर कब चलेगा? आप चलवा दीजिए बुलडोजर, आप चलवा देंगे। खाली अंसारी के घर पे चल रहा है? नहीं, वो अंसारी के नाम पर नहीं, वैसा ही चल रहा है हवाबाजी में। ये हवाबाजी में है। ये अजय मिश्रा टोनी के घर पे कब बुलडोजर चलेगा? कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे कब बुलडोजर चलेगा? और जो अभी लड़की की पीछे बलात्कार हुआ, हत्या हो गया था हाथरस में, उनके घर पे कब चलाएंगे आप? कब चलाएंगे आप? उसको तो व्यवस्था बचाने में लगेगी ना, चलाएंगे। अरे वो बेचारा यूपी छोड़ के भागने के लिए तैयार था क्या? वो पाकिस्तान से आया हुआ है क्या? वो भी तो हिंदू है। आपने उसके लिए क्या किया? तो आपको जरूरी अब आरक्षण की नहीं है, आपको लड़ाई है संविधान बचाने की। आपको पूरे देश को, जो दलित, ओबीसी और जो है ना, इनको मिल करके बाबा साहब की संविधान को बचाना होगा। अब देश, आप रोजी रोजगार में लगे रहेंगे, हमारा टेम्पो बंद करा दीजिए, हमको कुछ कर दीजिए, लेकिन हम संविधान के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करेंगे। जज्बा देखा आपने? हमको आप कुछ भी कर दीजिए, हमें, मेरा बच्चा LLB करेगा, संविधान को जानेगा और संविधान के लिए लड़ेगा, लोगों की मदद करेगा। हाँ, आप जो मर्जी करना है करते रहिए, हम तो अपनी जिंदगी जी लिए। हमारा 46 मतलब 45-46 साल उम्र हो गया, हमको ज्यादा जीने की उम्मीद नहीं है। 50 साल बाद आदमी ऐसे लड़खड़ा जाता है, तो हम क्या? मेरा तो हो गया, हम कहाँ लड़खड़ा रहे? नहीं, मतलब एक तो चलिए, बहुत सारा नहीं, जीने के तो आदमी 70 साल भी जी रहा है। जीने के लिए तो आदमी 70-80 साल भी जी रहा है। 50वें साल में हूँ, एकदम लड़खड़ा नहीं रहा हूँ और एकदम टाइट हूँ। नहीं तो लड़खड़ाने, 23 साल के नौजवान देखिए सामने, लड़खड़ाने की, आपका भी 22 ही होगा। अब लड़खड़ाने पर बात आया तो थोड़ा सा मैं बोलूंगा। इतना कम मत कीजिए कि अन्ना हजारे जी बैठे थे रामलीला मैदान में, तो यही बोलते थे कि हार्ट अटैक से मरने से अच्छा है कि धरना दो। अब 7 साल से बीजेपी की सरकार है, कहीं है अन्ना हजारे जी? दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं ना। और कहीं बाबा रामदेव पेट्रोल और GST की बात करते थे तो कहते थे कि टैक्स फ्री कर देंगे देश में, और GST की मार इतनी पड़ी है इस देश में कि छोटे मोटे व्यापारी तो खत्म ही हो गया, क्यों GST नहीं ले पाओगे। कपड़ा और महंगा हो रहा है 1 जनवरी से। कपड़ा महंगा हो गया कर रहे हैं। और कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं। कोई नेता महंगाई पे चर्चा नहीं करेगा। कपड़े की जरूरत ही नहीं, विचार की जरूरत। देश के लिए आप थोड़ा योगदान करिए, अच्छा विचार पहनिए। आप आइए फिर उस बात पे कि माझी जी का आखिर हुआ क्या। आज भी मैंने देखा सोशल मीडिया पर, आज भी हम देखे हैं कि एक कोई बोल रहा था कि 11 लाख रुपया देंगे जुबान काट के लिए आओ। तो ठीक है, 11 लाख रुपया माझी जी पर तो आपने रखा है जुबान काटने के लिए। तो इससे पहले 3 नेता तो आपका भी है ना, कपिल मिश्रा है और अनुराग ठाकुर है, अजय मिश्रा टोनी भी है, तो इनका भी जुबान कटना चाहिए ना। अब काट लीजिए माझी जी का जुबान। तो एक जुबान आप माझी जी को काटेंगे तो 3 जुबान अपना भी तो कटवाना पड़ेगा ना। अब कटवाइएगा। नहीं, वो जुबान तो दलित पिछड़ों का कटता है। दलित इसलिए कटेगा ना कि उसका एक हुकूम नहीं है। जैसे आपके पास मोहन भागवत जैसा आदमी काम करने वाला नहीं है, लेकिन इनके सवर्णों के लिए काम करने वाला वो है। चोर दरवाजे से EWS कोटा में आपको आरक्षण मिल गया है 8 लाख रुपया। अच्छा, वो जो है चोर दरवाजा से, चोर दरवाजा है 8 लाख रुपया। आप साल का कमा रहे हो तो आप EWS हो। 60 लाख रुपया का मतलब 70,000 रुपया पर मंथ आपका आ रहा है। 8 लाख का मतलब? हाँ, 70,000 रुपया पर मंथ आपका आ रहा है। गरीब हो, 10 बीघा हमारी किसका कर रहा है? वो हमारा कर रहा है। अच्छा, हमारा वो जनऊ लोग का कर रहा है। जनऊ लोगों को तो भला हो रहा है ना, हमारी कैसा? अच्छा। वो तो हमको एलिगेशन लगाते थे कि दलित जो है और OBC हमारा हक मार रहा है। तो भाई आप जातीय आरक्षण करा लो, आपका हक होगा, आप ले लेना। कराते क्यों नहीं आप जातीय आरक्षण? जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते आप? आप जाति जनगणना करा लीजिए। अगर आपकी संख्या ज्यादा होगा तो हम सब छोड़ देंगे। हमारी ज्यादा संख्या है तो हमको छोड़ दीजिए। आप हमको कहाँ दे रखे हैं? आप चलिए, कहीं भी चलिए, जुडिशियली में चलिए, वकालत में चलिए, चाहे जहाँ भी
पैसे वाला आमदनी वाला जगह है, मंदिर में चलिए, सब जगह बैठे हुए हम कहाँ हैं? तो आप पैसा देने क्यों? आप समाज से क्या बोलेगा कि आप पैसा देने मत जाओ वहाँ पे, तो किसी को गाली देने की क्या जरूरत है? बोलो भाई हम अपने घर में पुजारी नहीं मंगाएंगे, हम पूजा नहीं करेंगे, हम चंदा नहीं देंगे, हम दान नहीं देंगे। तो इस समाज को जागृत करने का काम तो कोई कर नहीं रहा है, न मांझी साहब कर रहे हैं, न मुकेश सहनी कर रहा है, न कोई दलित पिछड़ा है, कोई नेता यहाँ समाज के जागृत करने का काम नहीं कर रहा है। तो तथ्य है, तमिलनाडु में पेरियार ने किया ना, तो यहाँ तो कोई कर नहीं रहा है। नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हमने कहा है कि हमारे देश में जो संविधान है बाबा साहब का, इसी को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इसी पे हम लोग चल रहे हैं। मांझी जी भी बोले हैं, अपने समाज को बोले हैं, अपने समाज में बैठे थे तो उन्होंने निकल गया है, उम्र के हिसाब है चाहे जो भी समझिए, बोला गया है। चलिए एनीवेज, ये थे बालेंदर सहनी अपने टेलीविजन स्टूडियो में। कभी आम जनता को रिसोर्स पर्सन बुलाइए और उनसे जानने की सिस्टम की कोशिश कीजिए। साहित्यकार, इतिहासकार, अर्थशास्त्री तो अपनी बात लिखते बोलते रहते हैं, लेकिन आम जनता को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। बालेंदर आज अम्बेडकरनामा में आए हैं, उनका शुक्रिया। और मांझी से मेरी आज बात हुई है, जीतन राम मांझी। कोशिश करता हूं कि कल उनका एक्सटेंसिव इंटरव्यू अम्बेडकरनामा में, कल नहीं आज ही एक्सटेंसिव इंटरव्यू अम्बेडकरनामा में लूं। आज मेरी बात हुई थी और वो कहीं ऐसे जगह पे थे जहां नेटवर्क नहीं था। कोशिश करता हूं कि एक्सटेंसिव उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि आज से जब वो सीएम बने थे उस समय भी उन्होंने कहा था आर्य विदेशी हैं, बाहर से आए थे। वो कंट्रोवर्सी मुझे याद है, और इसलिए फिर ये तकरीबन 5-6 साल बाद फिर ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है। उसके बाद जीतन राम मांझी बीजेपी में चले गए। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई अपने समाज को जागृत करना चाहते हैं? ये देखना है। देखना ना भूलिएगा। जीतन राम मांझी का जल्द इंटरव्यू अम्बेडकरनामा में लाऊंगा। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया, जय भीम।